सो वी ऑल लव एनिमे एंड ये एनिमे हमें हंसाने, रुलाने और एंटरटेन करने के अलावा जापानीज कल्चर के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मांगा ऑथर्स जापान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मिथोलॉजी, फोकलोर और कल्चर से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। एंड उनके बारे में जानना इज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी। बट सिर्फ एनिमे देख कर तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलने नहीं वाली, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज। और इस सीरीज में हम एनिमे में दिखाए गए डिफरेंट चीज़ों के पीछे की मिथोलॉजी और ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे। और आज का ये पहला एपिसोड है डीमन स्लेयर के बारे में। अब व्हाई डीमन स्लेयर? बिकॉज ऑफ कोर्स व्यूज #honestYouTuber। और इसी ऑनेस्टी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अ डांस फॉर द गॉडेस। सो डीमन स्लेयर में सन ब्रेथिंग, जिसे हिनोकामी कागुरा भी कहा जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सारी ही ब्रेथिंग टेक्निक इस सन ब्रेथिंग से निकली है। और ये सन ब्रेथिंग तांजर की फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन एक डांस के फॉर्म में हिनोकामी कागुरा नाम से एज अ ट्रेडिशन चलती आई है। और ये जो डांस फॉर्म है कागुरा, ये एक्चुअली में जापान में एग्जिस्ट करता है और आज भी फॉलो किया जाता है फॉर द गॉडेस ऑफ सन अमातेरासु। सो जापान में कोजी की नाम की क्रॉनिकल्स है, जिसमें की कलेक्शन है काफी सारे एंशिएंट लेजेंड्स, मिथ एंड स्टोरीज का। और इसी में से एक स्टोरी ये भी है। सो वंस अपॉन अ टाइम गॉडेस अमातेरासु अपने रूम में अपनी छोटी बहन के साथ बैठी होती हैं, जहाँ पर कपड़े बनाए जाते थे। और तभी अचानक से अमातेरासु के छोटे भाई सुसैनो एक गंदा सा हॉर्स जिसकी स्किन निकली हुई होती है उसे उसके रूम में फेंक देते हैं। और ये अमातेरासु को बहुत ज्यादा अपसेट कर देता है। And there is a more darker and believable version in Nihon Chiki. So according to this version, सुसाना एक्चुअली में काफी ब्यूटीफुल सा हॉर्स लेते हैं और फिर उसकी स्किन निकाल देते हैं और फिर उसे अमातेरासु के रूम में फेंक देते हैं। अब इस वजह से वहाँ पर पूरा केओस मच जाता है और इस केओस के चलते एक लड़की जो कि कपड़े बना रही होती है एक्सीडेंटली शटल में आके मर जाती है। और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स उस शटल में आने से बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। And that girl was none other than Amaterasu's own sister Wakahirume no Mikoto। अब अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की इतनी ज्यादा ब्रूटल डेथ देखने के बाद अमातेरासु का ब्रेकडाउन हो जाता है एंड वो सुसानो से कहती है, You have a black heart, I do not wish to see you। और इतना कहकर वो आमानो इबातो, या फिर जिसे तुम हेवनली केव भी कह सकते हो, नाम की एक गुफा के अंदर चले जाती हैं और अपनी पावर से उस गुफा को सील कर देती हैं। और अब क्योंकि गॉडेस ऑफ सन केव में बंद थी तो पूरी दुनिया में डार्कनेस फैल जाती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और ऐसे में इविल स्पिरिट्स, डीमंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अर्थ और हेवन हर जगह पर केओस मच जाता है। और ये देखकर सभी गॉड्स अमातेरासु से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाहर आ जाओ, पर वो नहीं आती है। एंड अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना कि गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो कितना अच्छा आइडिया देते हैं। तो जो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस है, तो इनका आइडिया होता है कि उस गुफा के आगे हम मुर्गियां रख देते हैं, जिनकी आवाज से शायद अमातेरासु को लगेगा कि सूरज उग गया है और वो बाहर आ जाएंगी देखने के लिए। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि गॉड ऑफ इंटेलिजेंस इतना स्टूपिड आइडिया दे रहा है। छोड़ो, भड़क गए तो मेरी इंटेलिजेंस छीन लेंगे। और ऐसे ही गॉड सेंटर में एक शक्का की ट्री रख देते हैं, उसे ज्वेलरी से काफी अच्छे तरीके से सजा भी देते हैं और उसके बीचों बीच में काफी बड़ा और सुंदर सा मिरर भी रख देते हैं। अब वैसे तो कोजिकी में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि गॉड्स क्या क्या करते हैं, बट वो काफी अननेसेसरी इन्फो थी और वो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा भी बना देती और थोड़ी सी बोरिंग भी थी, तो इसलिए मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया है। बट तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक दे दिया है। सो मिरर रखने के बाद गॉड्स वहाँ पर म्यूजिक क्रिएट करते हैं डिफरेंट चीजों से। और फिर आती हैं आमे नो उजुमे, द गॉडेस ऑफ आर्ट्स, मेडिटेशन एंड डॉन। और ये डांस करना स्टार्ट कर देती हैं। इनका डांस काफी ज्यादा सेंसुअल होता है क्योंकि वो अपने कपड़ों को काफी स्ट्रिप करते हुए डांस कर रही होती हैं। और उनका डांस इतना ज्यादा वाइल्ड होता है कि सभी चहक उठते हैं और सभी गॉड्स की हंसी निकल जाती है। और ये आवाजें सुन के अमातेरासु को भी क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और यही देखने के लिए वो बाहर आ जाती हैं। और वो जैसे ही बाहर आती है वो मिरर में खुद का रिफ्लेक्शन दिखती है और उनका रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा सुंदर था कि वो उसे देखती ही रह जाती हैं। और मौके का फायदा उठाकर आमेनो ताजिकारा, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गॉड है, अमातेरासु को बाहर खींच लेते हैं और इस तरीके से अमातेरासु बाहर आ जाती हैं। और इसी कारण से जो डांस उन्होंने किया था वो गॉड्स के एंटरटेनमेंट के फॉर्म में देखा जाने लगा। अब वैसे तो कागुरा के भी काफी सारे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं और जो डीमन स्लेयर में हमें हिनोकामी कागुरा दिखता है वो भी इससे काफी हैवीली इंस्पायर्ड है। हिनोकामी कागुरा में भी सन गॉडेस और एंसेस्टर्स के लिए वो डांस परफॉर्म किया जाता है। अटायर और डांस का वे एकदम सेम होता है रियल लाइफ कागुरा से। तो अब अगर मैं समर अप करूं तो अमातेरासु गॉडेस को बाहर लाने के लिए और एंटरटेन करने के लिए एक डांस किया जाता है गॉडेस के द्वारा, और ऐसे ही ओरिजिनेट होता है कागुरा। और ये कागुरा फिर आगे चल के एक प्रैक्टिस बन जाता है गॉडेस को प्लीज करने के लिए, उन्हें एंटरटेन करने के लिए। और जो हिनोकामी कागुरा है उसकी भी इंस्पिरेशन यही है। अब क्योंकि कागुरा इटसेल्फ एक काफी लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने उस डांस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसके पीछे की मिथोलॉजी एक्सप्लेन की है। बट अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर अब बन चुका है और तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हर संडे को एक ग्रुप डिस्कशन करने की सोच रहे हैं, जिसमें सभी ऑडियंस और मैं मिलकर साथ में हम एनिमे वगैरह की बातें करेंगे। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। चैप्टर 2, विमेन विद पावर, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। सो इन द सेकंड सीजन ऑफ डीमन स्लेयर हमें ओबेरॉन वॉक दिखाई जाती है
एंड दैट होल सीन वाज सो अम्यूजिंग। बट ये ओइरान आखिर होती क्या है? सो ओइरान कल्चर काफी पॉपुलर और इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है जापान की हिस्ट्री का। जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट हमें सेकंड सीजन में दिखाई गई थी वो हेविली इंस्पायर्ड थी योशिवारा रेड डिस्ट्रिक्ट से। योशिवारा को तुम बेसिकली उस टाइम का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कह सकते हो। इसे युकाकू कहा जाता था। अब वैसे तो और भी युकाकू थे बट योशिवारा वाला सबसे ज्यादा फेमस और बड़ा था। इन्हें मेन टाउन से काफी दूर रखा जाता था और चारों तरफ से ऊंची वॉल्स और खाई से घेर दिया जाता था। और यहीं पर जो एकदम हाईएस्ट रैंक वाली प्रोस्टिट्यूट्स होती थी उन्हें ओइरान कहा जाता था। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। द वर्ड ओइरान ओइरानो तोकोरो नो नेसान इस फ्रेज से आता है। माफ करना अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो। और इस फ्रेज का लिटरल ट्रांसलेशन होता है लास्ट एट आवर प्लेस, या फिर कह सकते हो कि गर्ल एट माय प्लेस और आवर प्लेस। इन सिंपल वर्ड्स ओइरान ईडो पीरियड के समय में सबसे हाई रैंक के सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूट्स होती थी। एंड द हाईएस्ट रैंक ऑफ ओइरान इज कॉल्ड तायो। ओइरान हर कोई नहीं बन सकता था, उसके लिए बहुत ज्यादा सुंदर, इंटेलिजेंट और टफ होना जरूरी होता था। और ऐसा भी कहते हैं कि इसके लिए काफी सारे पैसे भी लगते थे क्योंकि रिश्वतखोरी का काम तो हर जगह होता है। अब वैसे तो इसके अलावा भी काफी सारे रैंक्स होते हैं बट मैं उनमें डिटेल में नहीं जा रहा, हम सिर्फ ओइरान की बात करेंगे। सो जो नॉर्मल प्रोस्टिट्यूट्स होती थी उन्हें कस्टमर्स पिक करते थे और उनके साथ काफी मिसबिहेव या अब्यूज भी होता था। बट ओइरान को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, यहाँ तक कि उन्हें हर कोई देख भी नहीं सकता था। यूजुअली गर्ल्स को उनके कस्टमर्स पिक करते थे बट ओइरान खुद अपने कस्टमर्स को पिक करती थी और कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता था। अनलाइक नॉर्मल प्रोस्टिट्यूट्स ओइरान की लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस होती थी। जो वो चाहे उन्हें मिलता था, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सारी जरूरत की चीजें। ओइरान्स हाईली एजुकेटेड होती थी, उन्हें चैडो, शामेसेन, इकेबाना और कैलीग्राफी जैसे डिफरेंट स्किल्स आने जरूरी होते थे। और वो जो ओइरान वॉक होती है वो ओइरान अपने हाउस को एडवर्टाइज करने के लिए करती थी। और जो ऊंची स्लीपर्स वो पहनती हैं उन्हें सान माइबा गेता कहा जाता है। माफ करना मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर फिर से गलत हो। और वो ऊंची इसलिए होती है ताकि ओइरान स्टैंड आउट कर सके और ऐसा भी शो हो सके कि ओइरान उन सब में सबसे ऊपर है। अब ओइरान से सर्विस लेने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं और इन स्टेजेस में इतना ज्यादा पैसा लगता था कि इसे हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। फर्स्ट स्टेज में ओइरान काफी दूर बैठती है और वो ना कुछ कहेगी ना बात करेगी। फिर कस्टमर अपनी वेल्थ और पावर दिखाता है। अगर ओइरान इंप्रेस होती है तो फिर वो सेकंड स्टेज तक आती है। सेकंड स्टेज में वो कस्टमर के पास बैठती है बट बात इस बार भी नहीं करती और कस्टमर को इस बार फिर से अपनी वेल्थ और पावर दिखाना पड़ता है। और इसके बाद अगर ओइरान इंटरेस्टेड होती है तो वो डिसाइड करती है कि सर्विस देना है या फिर नहीं। और इसी कारण से ओइरान की सर्विस लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता था। इनफैक्ट नॉर्मल लोग तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। जो एकदम हाई रैंक के लोग होते थे वही से अफोर्ड कर पाते थे। ओइरान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, रिच एंड इन्फ्लुएंशियल फीमेल्स होती थी। एक तरीके से तुम इन्हें इस टाइम का फीमेल सेलिब्रिटी भी कह सकते हो। बट धीरे धीरे ये कम होते गए और एक टाइम ऐसा आया कि ओइरान्स बिल्कुल खत्म ही हो गए। अभी भी वैसे कुछ लोग जापान में ओइरान को प्रैक्टिस करते हैं बट वो सिर्फ कल्चर्स को अलाइव रखने के लिए करते हैं, वो भी बिना किसी सेक्सुअल एस्पेक्ट के। चैप्टर 3 द अपोजिट पाथ्स ऑफ मून एंड द सन। Yoriichi Tsukiguni, probably the strongest creature in Demon Slayer world, and his brother Michikatsu, aka Kokushibo, aka Upper Rank 1, aka the most badass demon of all time. And ये जो दोनों भाई की स्टोरी है ये heavily inspired है सन गॉडेस अमातेरासु और द मून गॉड त्सुकुयोमी की स्टोरी से। सो अमातेरासु को तो तुम जानते ही हो एंड त्सुकुयोमी गॉड ऑफ मून है एंड ये अमातेरासु के हस्बैंड भी है एंड भाई भी। सो एक बार अमातेरासु को गॉडेस ऑफ फूड ओकेमोची अपने यहाँ खाने पे बुलाती है क्योंकि उनके एक फीस्ट हो रहा होता है। बट अमातेरासु को कुछ काम होता है जिस वजह से वो वहाँ नहीं जा सकती थी, तो वो अपने बिहाफ पर अपने हस्बैंड स्लैश भाई त्सुकुयोमी को भेज देती हैं और वो वहाँ चले जाते हैं। बट ओकेमोची के खाना प्रोड्यूस करने का तरीका बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होता है। वो अपने मुंह से उल्टी करके फिश, राइस और बाकी फूड निकाल रही होती हैं और सिर्फ मुंह से ही नहीं और भी गलत गलत जगहों से निकाल रही होती है खाना। और ये चीज त्सुकुयोमी को बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग जाती है और उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ओकेमोची को मार ही डालते हैं। अब जैसे अमातेरासु को ये सारी बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और त्सुकुयोमी को इविल गॉड डिक्लेयर कर देती है और ऐसा कहती है कि तुम हेवन में रहना डिजर्व भी नहीं करते। और वो कहती है कि मैं इनके साथ सेम स्काई शेयर नहीं कर सकती। पहले अमातेरासु त्सुकुयोमी साथ में रहा करते थे, यानी कि सन और मून एकदम साथ में होते थे। बट क्योंकि अमातेरासु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो वो कहती है कि मैं कभी भी इनके साथ नहीं रहने वाली और हमेशा इनसे डिफरेंट पाथ ही फॉलो करूंगी। और इस वजह से अमातेरासु दिन के वक्त होती है और फिर जब रात में मून आता है यानी कि त्सुकुयोमी आता है तब वो चले जाती हैं। और माना जाता है कि इसी तरीके से डे एंड नाइट क्रिएट हुआ था। योरिची कोकुशिबो और अमातेरासु त्सुकुयोमी में काफी सारे पैरेलल्स हैं। एक सन और लाइट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरा मून और डार्कनेस को। एंड ठीक जैसे अमातेरासु त्सुकुयोमी डिफरेंट पाथ चूज करते हैं वैसे योरिची एंड कोकुशिबो भी एकदम ऑपोजिट पाथ चूज करते हैं। एक डीमन बनता है, दूसरा डीमन स्लेयर। योरिची कहीं ना कहीं सन को रिप्रेजेंट करता है और वहीं कोकुशिबो मून को। वन इज द सिंबल ऑफ लाइट, हैप्पीनेस एंड प्योरिटी, वेयर एज द अदर रिप्रेजेंट डार्कनेस एंड इविल। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ऑथर ने यहीं से इंस्पिरेशन ली है और इनके बीच जो पैरेलल्स है वो यहीं से इंस्पायर्ड है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब तुम्हें इन तीनों में से सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताना
और इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो अब तुम किस एनिमे पे देखना चाहते हो ये भी बताना। और मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैं कुछ नया कंटेंट डालने की ट्राई करने वाला हूँ, तो तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।